नमस्कार दोस्तों। लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने आप में एक सर्वोच्च व्यवस्था मानी जाती है, क्योंकि ये तानाशाही या राजतंत्र से बिल्कुल भिन्न होती है, बिल्कुल अलग होती है। जहाँ राजतंत्र में एक ही परिवार के लोग पीढ़ियों तक राज करते हैं, वहीं लोकतंत्र में जनता को ये आज़ादी होती है कि वो अपने प्रतिनिधि को खुद चुन सकते हैं और वो 5 साल पे बदलते रहते हैं। लेकिन भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की आड़ में वंशवाद गहरी पैठ बना चुका है। आज़ादी से लेकर अभी तक वंशवाद जारी है और ये लगातार बढ़ रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो दोस्तों, वंशवाद राजनीति की शुरुआत आज़ादी की लड़ाई के दिनों से ही हो चुकी थी, जब अपने बेटे को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए उतावले हुए मोतीलाल नेहरू 23 अगस्त 1927 को गांधी जी के पास एक पत्र लिखते हैं। उसमें ये कहते हैं कि मेरे मना करने के बावजूद सभी लोग एकमात्र विकल्प के रूप में जवाहरलाल नेहरू को ही अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं, उनकी ही मांग कर रहे हैं। लेकिन उससे कुछ दिन पहले ही गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष पद के लिए आयोग करार दिया था। लेकिन साल 1928 में मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और फिर और 2 चिट्ठियां लिखकर गांधी जी के पास 1929 में जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष पद दिला ही देते हैं। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि क्या कांग्रेस में उस वक्त कोई ऐसे नेता नहीं थे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते थे? ऐसे बहुत नेता थे जो कि जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा योग्य थे। जवाहरलाल नेहरू तो उस वक्त योग्य ही नहीं थे अध्यक्ष बनने के लिए, लेकिन मोतीलाल नेहरू ने अपने कद का फायदा उठाया और उन्होंने वहीं से परिवारवाद की शुरुआत कर दी। देखिए, गांधी जी भी ये जानते थे कि जवाहरलाल नेहरू इस पद के लिए अयोग्य है, इसीलिए उन्होंने मोतीलाल नेहरू के 2 चिट्ठियों को नजरअंदाज किया था। लेकिन तीसरी चिट्ठी पर उन्होंने भी मजबूर होकर उन्हें अध्यक्ष बनवा ही दिया। और फिर साल 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव होना था, लेकिन गांधी जी ने सरदार पटेल के दावे को खारिज कर दिया, उसे नजरअंदाज कर दिया और जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष पद दिला दिया और फिर बाद में उन्हें प्रधानमंत्री भी बनाया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मदन मोहन मालवीय और फिर सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, इन जैसे लोग जिन्होंने कांग्रेस को एक आंदोलन के रूप में चलाया था, आजादी पाने के लिए एक शुरुआत की थी, उनको पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। आजादी के बाद जो कांग्रेस है वो मात्र नेहरू गांधी परिवार की एक निजी संपत्ति बन के रह गई और उन्होंने खुद को देश का प्रथम परिवार भी साबित कर लिया। और उसके बाद तो जितनी भी नेहरू परिवार में, गांधी परिवार में पीढ़ी आई, जितनी भी आगे की पीढ़ी आई, वो सबको सत्ता फ्री में मिलती चली गई बिना किसी योग्यता के। जैसे कि साल 1959 में इंदिरा गांधी को बिना किसी योग्यता के कांग्रेस का अध्यक्ष बनवा दिया गया। जवाहरलाल नेहरू को लगा कि अब मेरे बेटी को अध्यक्ष पद दिला देना चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने 1959 में उन्हें अध्यक्ष पद दिला दिया। इसका विरोध बहुत सांसदों ने किया, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती उन्हें कैसे भी अध्यक्ष पद पे बिठा ही दिया। और फिर साल 1966 में उन्हें प्रधानमंत्री भी बनाया, जबकि उन्हें शासन व्यवस्था का इतना भी ज्ञान नहीं था, ना ही राजनीति का ज्ञान था, लेकिन बस परिवारवाद के चलते बस वो जवाहरलाल की बेटी है इसीलिए उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया। और उसके बाद तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन फिर अपने दोनों बेटों को भी राजनीति में उतारा। और आपको पता ही होगा कि इंदिरा गांधी की आकस्मिक निधन होने के कारण किस हालात में राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। लेकिन यहाँ पे भी ये सोचने वाली बात है कि क्या उस वक्त कोई ऐसा और कांग्रेसी नहीं था जो कि प्रधानमंत्री बन सकता था? बहुत ऐसे नेता थे जो कि जिसको राजनीति का अनुभव था, शासन व्यवस्था का अनुभव था, वो प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन जानबूझ के राजीव गांधी को ही बनाया गया ताकि जो सत्ता है वो गांधी परिवार से दूसरे परिवार तक न चला जाए। इस नशा में कांग्रेसियों ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया, जो कि एक अबोध बालक था। उसे शासन व्यवस्था, ना राजनीति, ना जमीनी स्तर की कुछ भी इतना सा भी ज्ञान नहीं था, लेकिन बस सत्ता हाथ में रखने के लिए राजीव गांधी को जबरदस्ती प्रधानमंत्री बना दिया गया। और उसके बाद पूरी देश की जनता जानती है कि देश का क्या हालत हुआ था, शासन व्यवस्था का क्या हालत हुआ था और भ्रष्टाचार किस हद तक पहुंच गया था। तो ये थी कांग्रेस की मानसिकता उस समय तक, और अभी भी यही मानसिकता चली आ रही है। दोस्तों, आपको ये बता दें कि जो वंशवाद है, इसकी वजह से केवल देश ही बर्बाद नहीं होता है बल्कि पार्टी भी बर्बाद हो जाती है। जैसे कि फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस का अभी शीर्ष नेतृत्व है, जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं,
उनके कार्यकाल के अंदर, उनके शासन व्यवस्था के अंदर कांग्रेस की क्या हालत हो चुकी है। 400 सीटों से आज 40 सीटों पे आके गिर चुके हैं। ये क्यों हुआ है? क्योंकि जो इन्हें पद मिला है पार्टी में या देश में, वो इन्हें योग्यता के आधार पर नहीं मिला है, ज्ञान के आधार पर नहीं मिला है, बल्कि इन्हें परिवारवाद के आधार पर मिला है। बस ये जवाहरलाल के पोते हैं और इंदिरा गांधी के पोते हैं, इसीलिए मतलब ये गांधी परिवार से आते हैं, इसीलिए इन्हें पद मिल गया है। इनके पास ना ही कोई योग्यता है, ये सब कोई जानता है, इसीलिए आज पार्टी की ये हालत हो चुकी है। लेकिन पार्टी की ऐसी हालत होने के बाद भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो बेचारे इन सबको अपने कंधों पे ढो रहे हैं। राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को अपने कंधों पे ढो रहे हैं लगातार, बिना किसी योग्यता होने के बाद भी। इनसे ज्यादा योग्यता वाले तो बहुत सारे कांग्रेस में नेता हैं, सचिन पायलट है, मतलब बहुत सारे नेता हैं। और आपको बता दें कि वंशवाद पार्टी की यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पार्टी टूट के बिखर जाए या जीरो पे आ जाए या कुछ भी हो जाए पार्टी के साथ, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है, उसे चेंज करने की कोई भी मांग नहीं कर सकता है। और इसी वजह से देश भी बर्बाद होता है और इसी वजह से पार्टी भी पूरी तरह बर्बाद होती है। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस के बाद जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी का उदय हुआ भारत में और हर एक राज्यों में, उन्होंने भी कांग्रेस के दिखाए हुए रास्तों पे चलना शुरू किया, कांग्रेस का ही अनुसरण करना शुरू कर दिया। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार ने खुद को राज्य का प्रथम परिवार घोषित किया और सालों तक राज करते चले आए। शर्म की बात यह है कि जिन्होंने नेहरू गांधी के परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जो लोहियावादी और चरण सिंह के शिष्य मुलायम सिंह यादव ने भी जब अपनी पार्टी बनाई समाजवादी पार्टी, तब उस पार्टी का उत्तराधिकारी अपने बेटे अखिलेश यादव को ही बनाया। मतलब अखिलेश यादव अयोग्य थे, तब भी उन्हें मुख्यमंत्री बना ही दिया क्योंकि वो मुलायम सिंह के बेटे हैं। इसी के तरह बिहार में भी कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण के प्रिय शिष्य लालू यादव, जो कि कभी न्याय के हीरो कहे जाते थे, उन्होंने तो परिवारवाद का हद ही पार कर दिया। जब एक केस में उन्हें अयोग्य करार दिया गया था और उन्हें सीएम पद छोड़ना पड़ा, तब उन्होंने अपनी अनपढ़ पत्नी, जो कि एक लाइन हिंदी भी नहीं पढ़ सकती है, वैसे अपने पत्नी को उन्होंने बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। आप समझ सकते हैं कि परिवारवाद किस तरह हावी हुआ था लालू यादव पे। इतना ही नहीं, उसके बाद उन्होंने अपने दोनों बेटों तेज प्रताप और तेजस्वी यादव, जो कि 8वीं फेल हैं, वो भी मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको भी उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्रालय, हर एक मंत्रालय में घुसा दिया। और अपनी बेटी बड़ी बेटी मीसा भारती को राज्यसभा सांसद में पहुंचा दिया। और अपने बहुत सारे सगे संबंधियों को भी उन्होंने विधायक सांसद बनाया। और जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई आरजेडी, उस पर भी पूरा लालू परिवार का ही नियंत्रण है आज। और बता दें आपको कि इनके अलावा देश में सामाजिक लड़ाई मजबूती से लड़ने वाले करुणानिधि ने भी जब अपनी पार्टी बनाई डीएमके, तब अपनी पार्टी का उत्तराधिकारी अपने बेटे स्टालिन को ही बनाया और राज्य का मुख्यमंत्री भी उनको ही बनाया। मतलब आप समझ सकते हैं कि जितने भी ये लोग सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन के लिए आगे आए थे, आज फिर उन्होंने आगे आकर और वही चीज कायम कर दिया, वही परिवारवाद को कायम कर दिया, जिसके खिलाफ उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ लड़कर उदय किया था उन्होंने अपने आप का। आपको बता दें कि इनके तरह और बहुत सारे राज्यों में परिवारवाद हावी है, जैसे कि कर्नाटक में देवगौड़ा परिवार, महाराष्ट्र में ठाकरे और पवार परिवार, तेलंगाना में केसीआर परिवार, आंध्र प्रदेश में वाईआरएससीपी और नायडू परिवार, यहाँ तक कि वामपंथियों के सिद्धांतों के ऊपर भी परिवारवाद हावी हो गया। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, उन्होंने अपने दामाद मोहम्मद रियाज को, जो कि एक एक्यूज्ड है केस में, मतलब वायलेंस में एक एक्यूज्ड है, उसको अपने सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाया है। अब अगर बात भाजपा की करें तो भाजपा में भी परिवारवाद है, जैसे कि फिलहाल जो सरकार में मंत्री हैं पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, इनके भी पिताजी और कभी सांसद या मंत्री रह चुके हैं वाजपेयी सरकार में। लेकिन भाजपा की एक बहुत बड़ी बात है और सबसे अलग बात यह है कि भाजपा पार्टी के ऊपर आज तक किसी भी एक आदमी का, एक परिवार का नियंत्रण नहीं रहा है। जब से भाजपा बनी है, अलग अलग आदमी ही अध्यक्ष पद संभाला है, जैसे कि शुरुआत वाजपेयी साहब ने की थी, फिर लाल कृष्ण आडवाणी और बहुत सारे लोग रहे, जैसे कि वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, फिर अमित शाह, अभी जेपी नड्डा है। ये जितने भी लोग हैं, ये एक दूसरे के ना ही सगे संबंधी है, ना ही एक दूसरे के वो पहले से ही जानते थे। लेकिन यही बात कांग्रेस में लागू नहीं होती है। आजादी से लेकर और अभी तक देखें तो 1 साल पहले तक
कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद था वो किसी न किसी गांधी के हाथ में था, या वो राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो। लेकिन भाजपा में ऐसा नहीं था। भाजपा में थोड़ा सा परिवारवाद है कि मतलब सांसद का बेटा मंत्री, मंत्री का बेटा मंत्री बन रहा है, ये भी लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये भी नहीं होना चाहिए। चलिए ये बात तो रहा। लेकिन भारत में वंशवाद फैलने का एक मुख्य कारण यह है कि जो यहाँ के मतदाता हैं, जो यहाँ के जनता है, वो नेता को महान बनाकर उनकी पूजा करने लगते हैं, और इसी सपोर्ट का जो नेता है वो महान बनने का फायदा उठाता है और अपने सारे सगे संबंधियों को संसद में पहुंचाता है और उन्हें भ्रष्टाचार करने का खुलेआम छूट देता है, और वो लोग अपार धन अर्जित कर लेते हैं और देश को बर्बाद करते हैं। ये तो एक रहा। दूसरा कारण ये है कि जितने भी आज वंशवादी दल है और दूसरा भी दल है, वो लोग अपने जितने भी उनके वरिष्ठ नेता है, जो पुराने नेता है, उनको वो नाराज नहीं करना चाहते हैं, और इसके वजह से उनके बेटे बेटी को, उनके सगे संबंधियों को आसानी से टिकट मिल जाता है और वो संसद में पहुंच जाते हैं बिना किसी योग्यता के, और यही देश के बर्बादी का सबसे प्रमुख कारण बनता है। अब देखिए, ये बात एक है कि जो मतलब राजनीति में परिवार का दूसरा पीढ़ी भी आ सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई खराबी नहीं है, लेकिन उसका जो आधार होना चाहिए वो योग्यता होना चाहिए, कार्य क्षमता होना चाहिए, कार्य शैली होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, उसको मतलब राजनीति स्तर का ज्ञान होना चाहिए, जमीनी स्तर का पकड़ होना चाहिए, ना कि केवल वो परिवारवाद के चलते आ जाता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। केवल इसके लिए उसको अगर मौका मिलता है कि ये वो उसकी बेटी है, उसका बेटा है, उसका भाई है, इसकी वजह से उसे राजनीति में मौका मिलता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। योग्यता के आधार पर मिले तो ये बहुत अच्छी बात है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। तो दोस्तों, वंशवाद देश के लिए घातक साबित हो सकता है और ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जो वंशवाद दल है वो देश हित में नहीं बल्कि अपने परिवार हित में सोचते हैं और परिवार का ज्यादा फिक्र करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि वो परिवार का ज्यादा विकास करते हैं, देश और राज्य का विकास नहीं करते हैं, और इसकी वजह से जो जनता है वो वहां की त्रस्त हो जाती है और गरीबी और महामारी से जूझने लगती है। और आपको ये भी बता दें कि हाल ही एक शोध में ये पाया गया है कि जिस राज्य में जितने ज्यादा वंशवाद है वहां की जनता उतनी ही ज्यादा त्रस्त है, वहां पे उतनी ही ज्यादा महामारी है। जैसे कि उत्तर प्रदेश, क्योंकि आजादी से लेकर अभी तक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वंशवाद से निकले हुए नेता है और आज भी ये सबसे ज्यादा वहीं पे है, इसीलिए उत्तर प्रदेश इतना बर्बाद था। लेकिन पिछले 6 साल में योगी सरकार ने वहां पे बहुत अच्छा काम किया है, सराहनीय काम किया है और उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल के रख दी है। अब देखिए, दूसरी बात यह है कि जितने भी वंशवाद से निकले हुए नेता हैं उन्हें किसी चीज का ज्ञान नहीं होता है, न ही उन्हें राजनीति का ज्ञान होता है और न ही उन्हें शासन व्यवस्था का ज्ञान होता है, क्योंकि उनके जो पिताजी होते हैं उन्हें तो पूरा तरह का ज्ञान होता है, लेकिन ये तो बस उनके नाम पे आके सीएम बन जाते हैं और अध्यक्ष बन जाते हैं, तो इन्हें ज्ञान कहाँ से होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं कि जो मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने 0 से शुरुआत की थी, वो साइकिल से लगभग उत्तर प्रदेश का पूरा हिस्सा घूम चुके हैं, तो मतलब उन्हें जमीनी स्तर का पकड़ है और उन्हें जमीनी स्तर का पूरा ज्ञान है और वो जनता की भावनाओं को समझते हैं, गरीबी समझते हैं, मतलब अमीरी समझते हैं, सब चीज वो समझते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद से शुरुआत की थी, 0 से स्टार्ट करके वो मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे हैं। लेकिन अगर वही बात अखिलेश यादव की करें तो मुलायम सिंह यादव की अपेक्षा उनके पास 1% की भी ज्ञान नहीं है, ना ही शासन व्यवस्था की, ना ही जमीनी स्तर की, ना ही राजनीति की। तो आप सोच समझ सकते हैं कि अगर ऐसा आदमी देश का या राज्य का मुखिया बनता है जिसे किसी चीज का अनुभव नहीं है, ना राजनीति का, ना ही शासन व्यवस्था का, ना ही मतलब देश चलाने का या राज्य चलाने का अनुभव है, वो देश को बर्बाद ही करेगा, राज्य को बर्बाद ही करेगा। इसीलिए आपसे एक आग्रह है कि इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हर एक लोगों तक ये पहुंचे और अपनी आंखें को वो खोल सके। और आपसे एक ये भी आग्रह है कि आप भी जब अपने वोट को दीजिए, जब अपने मत को दीजिए, तब ये ध्यान रखिए कि वंशवाद से निकले हुए नेता को न दीजिए अगर वो योग्य नहीं है तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और ऐसे ही वीडियो के लिए इस पे बने रहिए।